गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम बात करेंगे पॉलिटी सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये आपके आने वाले एग्जाम, जितने भी एग्जाम रेलवे के होंगे, एसएससी के होंगे और जहां पर भी आपके पास पॉलिटी सेक्शन पूछा जाता है वहां पर इंपॉर्टेंट होंगे। हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से देखेंगे। अगर आपने इससे पहले किसी भी सेक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाइए, वहां आपको सभी सेक्शन की प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है हम आपके लिए, और किसी भी स्टेट एग्जाम में जहां पर भी पॉलिटी सेक्शन पूछा जाता है वहां पर है, और ये आपके पास प्रीवियस ईयर एग्जामों से उठाए गए क्वेश्चन हैं सभी। तो पहला क्वेश्चन कहता है द कैबिनेट मिशन प्लान फॉर इंडिया एनविजेड, यानी कि भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना के लिए विचार रखा था। किसने रखा था? यूनियन ऑफ स्टेट, फेडरेशन यानी यूनाइटरी सरकार का संघात स्वरूप या महासंघ के द्वारा। तो ये किसके द्वारा रखा गया था? एक संघ के द्वारा रखा गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके द्वारा रखा गया था। इसमें क्या हुआ था? इसमें क्या हुआ था कि जब यूनाइटेड मिशन यानी कि कैबिनेट मिशन आया था तो कब आया था? ये आया था जुलाई 1946 में। ये क्वेश्चन ध्यान रखना है आपने, जुलाई 1946 में आया था। ये आपने ध्यान रखना है। संविधान सभा का चुनाव हुआ था। इसमें क्या हुआ था? इसमें टोटल कितने प्रांत सदस्य थे? 389 कुल सदस्य थे। 389 कुल सदस्य थे, जिसमें से 296 सदस्य चुनाव से थे और बाकी बचे हुए प्रांतों से थे। ठीक है, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया गया था। आपने ध्यान रखना है, जो मुस्लिम संगठन था उसने इसका बहिष्कार किया था। ध्यान रखना है आपने। ठीक है, अब बात आती है कैबिनेट मिशन की। बात आती है इसके संचालन यानी कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे पहले के अस्थायी अध्यक्ष कौन से? सचिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे, और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। ये आपने ध्यान रखना है इससे रिलेटेड। और संविधान के बी एन राव ने क्या कह रहा था? संविधान के प्रारूप को विचार विमर्श किया था। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और इसके विचार जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखना है आपने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आता है जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया था और पहला मंत्रिमंडल गठित हुआ था 1947 में, तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या क्या बनाया गया था? इन्हें प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय राजमंडल और विदेश मामले यानी कि फॉरेन मिनिस्टर बात होती है, फॉरेन मिनिस्टर। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है, ध्यान रखना है आपने। उसके बाद आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को आपको पता ही है कि होम मिनिस्टर बनाया गया था। राज्यों के मामले यानी कि स्टेट अफेयर के बारे में इनको दिया गया था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया था। उसके बाद आता है मोहम्मद अबुल कलाम आजाद, ये भी ध्यान रखना है, शिक्षा मंत्री बनाया गया था। उसके बाद आता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, विधि मंत्रालय। रेलवे किसके पास था? डॉक्टर जॉन मथाई के पास रेलवे और परिवहन था। ये आपने ध्यान रखना है। जगजीवन राम, श्रम मंत्रालय यानी कि रोजगार मंत्रालय जिसको कहा जाता है। उसके बाद आता है सरदार बलदेव सिंह, इसको रक्षा मंत्रालय दिया गया था। और राजकुमारी अमृता कौर को क्या दिया गया था? स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था। ये कुछ क्वेश्चन आपने इस क्वेश्चन से रिलेटेड ध्यान रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 368 ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज डील्स विद विच, यानी कि आर्टिकल 368 किससे डील करता है? ध्यान रखना है आपने, ये करता है हमारे पास, ध्यान रखना है आपने, ये हमारे पास करता है द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। मतलब क्या है कि हमारे पास जो संविधान संशोधन होते हैं उनके लिए डील करता है आर्टिकल 368। ये आपने ध्यान रखना है। अब बात आती है आर्टिकल 368 पार्ट कौन से में आता है? ध्यान रखना है आपने, पार्ट नंबर 20 में अमेंडमेंट से रिलेटेड है, अमेंडमेंट से रिलेटेड है। और ये किसके संविधान से लिया गया है? अमेंडमेंट जो संविधान संशोधन है वो किस देश के संविधान से ली गई है? ध्यान रखना है आपने, ये हमारे पास साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ये भी आपने बात ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है, हम बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट जो संविधान संशोधन हुए थे उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। 2-4 संविधान संशोधन जो आपको याद रहेंगे पेपर के लिए आने वाले। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। ठीक है, जो किसे भूमि मामलों से संबंधित था, यानी कि भूमि और संपत्ति से संबंधित था। ये भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आता है आपके पास 10वां संविधान संशोधन। इसमें क्या था? वो इसमें आपके पास आता है, उसके बाद आता है आपके पास जो महत्वपूर्ण था 42 अमेंडमेंट 1976।
ठीक है। 1976 को 42 अमेंडमेंट हुआ था। इसमें क्या हुआ था हमारे पास, संविधान को, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसमें धर्मनिरपेक्षता, इंटीग्रिटी एवं अखंडता आदि शब्द जोड़े गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। और क्या हुआ था, मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़े गए थे अनुच्छेद 51 के तहत। ये भी आपने बात ध्यान रखनी है, और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। बात आती है आपके पास संविधान संशोधन 52 यानी कि 52वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है। ये संविधान संशोधन रिलेटेड है आपके पास, अब ये संविधान दल बदल कानून से रिलेटेड है। ठीक है, दल बदल कानून से रिलेटेड है। और हुआ कब था, ध्यान रखना है आपने, 52 अमेंडमेंट हुआ था 1985 में। 52 अमेंडमेंट कब हुआ था, 1985 में हुआ था। ये भी आपने ध्यान रखना है, आपने इससे इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिटीजनशिप इन इंडिया इज द गिफ्ट ऑफ, यानी कि गिफ्ट किसका है सिटीजनशिप, जो सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि जो सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया में, वो किसका गिफ्ट है। ध्यान रखना है आपने, एकल नागरिकता हमारे पास गिफ्ट है, हमारे पास ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। हमने कहां से लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब कौन से कहां से आर्टिकल कहां से कहां तक है हमारे पास, पार्ट 2 में क्या दी गई है, सिटीजनशिप बताई गई है भारत कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में। ध्यान रखना है आपने। और आर्टिकल 5 से 11 तक क्या आते हैं हमारे पास, हम बताते हैं कि हम इस देश के सिटीजनशिप है कि नहीं है, क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है इतना। बात आती है और क्या लिया है हमने ब्रिटेन से, ब्रिटेन से हमने लिया है पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया गया है। बात आती है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया गया है, ध्यान रखना है आपने, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने यूनियन सिस्टम यानी कि संघीय सरकार ली गई है। बात आती है हमारे पास यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया गया है, ध्यान रखना है आपने, हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे जो मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स हमने वहां से लिए गए हैं। जुडिशरी की जितनी भी पावर है हमने वहां से ली गई है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और भारत के मौलिक अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये वर्ड आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आता है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमने वहां से लिए गए हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद जो पार्ट 4 में लाई करते हैं 36 से आर्टिकल नंबर 51 तक, ये भी आपने ध्यान रखना है। और नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर ऑफ राज्यसभा नॉमिनेट बाय प्रेसिडेंट, ये भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, ये कुछ बातें ध्यान रखनी है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सोशलिज्म रेफर टू, तो सोशलिज्म रेफर हमारे पास ऑल ऑफ जी से करेगा, यानी कि प्रशासनिक कृषि वर्ग को भी दूर करता है और बुजुर्ग वर्ग को भी परिमापित करता है, और राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी होती है, यानी कि उपरोक्त सभी होगा। इसमें ऑप्शन सही नहीं दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी कर लेना है आपने, ऑल ऑफ दीज। इससे आपने इतना ही ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या करता है, डिस्क्राइब, ध्यान रखना है आपने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब करता है कि यह एक यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी कि राज्य का संघ है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह बातचीत आपने ध्यान रखनी है, इतना आपने ध्यान रखना है। और बात कर लेते हैं हमारे पास यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके पास राज्यों का संघ है। अब फेडरल नेशन आता है, फेडरल नेशन क्या होते हैं हमारे पास, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब होता है, और फेडरल ऑफ स्टेट के मतलब के बीच में हम अंतर स्पष्ट करेंगे आपको। तो बात आती है यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट यानी कि किसका ज्यादा फोकस किस सरकार का होगा, जो सेंटर में सरकार है, यानी कि जैसे अभी सेंटर में गवर्नमेंट है, उसका हमारे पास राज्यों पर ज्यादा अधिकार होगा, राज्यों का कम अधिकार होगा। अब जैसे यूएसए में कैसा है, फेडरल सिस्टम है, यानी कि फेडरल सिस्टम कैसा है, संघीय राष्ट्र है, यानी कि उसमें 50 स्टेट हैं, तो 50 स्टेट मिलकर एक कानून को पारित करेंगे, यानी कि उसमें जितना हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ होगा उतना ही स्टेट गवर्नमेंट का हाथ भी होगा, वहां पर बराबर लेके चला जाता है सभी स्टेट को। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर अलॉट की जाती है, कहने का मतलब ये सारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधार इज प्रोग्राम, तो आधार क्या है, प्रोग्राम टू ट्रेन अ पीपल फॉर सोशल डिफेंस, ये नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज। बात हम ऑप्शन बोल रहे, टू हेल्प अ सीनियर सिटीजन, ये भी नहीं हो सकता। टू प्रोवाइड आइडेंटिटी टू इंडियन रेजिडेंस, यानी कि भारतीय निवासियों को पहचान प्रदान करने की करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, आधार। अब आधार से रिलेटेड कोई पॉइंट डिस्कशन कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आधार क्या है, हमारे पास 12 डिजिट का नंबर है, 12 डिजिट नंबर होता है, ये पूछा जा सकता है आपके पास कि आधार कितनी डिजिट का नंबर होता है, 12 डिजिट का नंबर होता है। बात आती है किस मंत्रालय के अधीन आता है, यानी कि किस मिनिस्ट्री के अधीन आता है,
तो ध्यान रखना आपने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अधीन ये आता है। अब आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है कि जो हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंत्री कौन है इस समय, नीचे आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। आपका ये होमवर्क है आज का, ठीक है। अब बात आती है ये लॉन्च कब किया गया था। ये लॉन्च किया गया था 28 जनवरी, ध्यान रखना आपने 28 जनवरी 2009 को ये लॉन्च किया गया था। ध्यान रखना आपने 28 जनवरी 2009 को ये लॉन्च किया गया था। उसके बाद आता है हमारे पास और इसके जो हमारे पास वेबसाइट खोली जाती है, इसके फुल फॉर्म है उडाई। उडाई यानी कि UIDAIA। ये भी आपको कई बार इंफॉर्मेशन, ये फुल फॉर्म इसकी पूछी गई है, तो ध्यान रखना आपने, इसकी जो फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ID से हो गया आइडेंटिफिकेशन और A से हो गया अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आपने ध्यान रख लेनी है फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया इज, यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस कैसा है। ध्यान रखना है आपने, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है ये हमारे पास imply in the right of freedom of expression specially provide in the constitutional available to people under the law of parliament या none of these। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारे पास इम्प्लीमेंट इज द राइट ऑफ फ्रीडम फॉर एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स की। अब ये एक फंडामेंटल राइट्स है और ये आर्टिकल नंबर 19 में आता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस आर्टिकल नंबर 19A में आता है हमारे पास। आर्टिकल नंबर 19A में फ्रीडम ऑफ यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 19A के पार्ट में आती है। और अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा है आर्टिकल 19 देता है, वैसे अगर टफ बना दिया जाए तो आर्टिकल नंबर 19A आपने सही करके आना है अगर वहां पे। तो अब इसमें 19A में क्या आते हैं, स्पीच एंड एक्सप्लेनेशन राइट, यानी कि स्पीच आप बोल सकते हैं, कहीं भी आपको बोलने की आज़ादी है। 19B में आता है असेंबल अ पीसफुल विदाउट आर्म्स, यानी कि असेंबल एक आप पीसफुल सभा आयोजित करते हैं विदाउट हथियार के द्वारा। सी में क्या बोलता है 19 आर्टिकल नंबर सी में क्या बोलता है 19C में, राइट टू फॉर्म अ ग्रुप एसोसिएशन एंड यूनियन, आपको ग्रुप और एसोसिएशन और यूनियन बनाने की क्या है आज़ादी है। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि आप डी बोलता है कि आप किसी भी टेरिटरी में घूम सकते हैं, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ट्रेड बिजनेस, यानी कि 19F में आता है आप किसी भी तरह का बिजनेस ट्राई कर सकते हैं, प्रोफेशन ट्रेड बिजनेस। उसके बाद आता है 19E में आता है प्रेजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी, यानी कि आप किसी भी को विजिट कर सकते हैं और वहां पर जाकर सेटल हो सकते हैं किसी भी पार्ट ऑफ टेरिटरी के। ये भी आपने पॉइंट ध्यान रखना है। हमने आर्टिकल नंबर 19 के सभी पॉइंट डिस्कशन कर लिए हैं। अगर आप, तो ये हमने डिस्कशन करे। लास्ट क्वेश्चन है आपका पास, द राइट टू वोट इज अ इंडिया इज अ, यानी कि राइट टू वोट इन इंडिया इज अ, यानी कि भारत में मत देने का अधिकार है एक कैसा अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है, या नेचुरल राइट है, या फिर विधिक अधिकार है। तो ध्यान रखना है कि हमें संविधान प्रावधान करता है कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किसके थ्रू आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के थ्रू हमें ये प्रदान किया गया है। अब ये किस आर्टिकल में बताया गया है कि हमारी संख्या क्या हो जाएगी, हमारी जो उम्र होती है हमारे पास, जो हमारे पास उम्र होती है हमारे पास, ध्यान रखना है आपने, जो हमारे पास वोट देने का अधिकार है वो 18 साल से ऊपर का है, 18 साल से ऊपर का है। और इस किस आर्टिकल में बताया गया है कि हमारी उम्र 18 साल से ऊपर हम मतदान कर सकते हैं, तो आर्टिकल नंबर 326 में बताया गया है। ये आपने पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि कौन से अमेंडमेंट में आपके पास ये अमेंडमेंट हुई थी जिसमें आपके पास क्या हुआ था, यानी कि 21 साल से 18 साल कर दी गई थी वोट देने की उम्र। ये आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो ये हमने डिस्कशन करे पॉलिटी सेक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आपको वीडियो सच में इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में।